हेलो एवरीवन। हमारे इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, अध्याय नंबर 9, इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप ये समझो कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। कई बार हम ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास लेते हैं और उसमें हम कोई स्केल को डालते हैं, तो जो पानी की सतह है वहाँ से नीचे का जो स्केल है वो आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। वो किस घटना की वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपने जो दर्पण पढ़े थे, दर्पण में होता है प्रकाश का परावर्तन, और जो लेंस होते हैं, जो पारदर्शी लेंस होते हैं, उनके अंदर होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो शुरू करते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो यह अपने पथ से या रास्ते से मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम किसे बोलते हैं अपन? जैसे हवा माध्यम हो गई, जल है वो एक माध्यम हो गया, कोई बर्फ़ की सिल्ली है वो एक माध्यम हो गया, वो ठोस माध्यम हो गया, जल है वो आपका लिक्विड माध्यम हो गया, तरल माध्यम हो गया। और ठीक वैसे ही निर्वात होता है। निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं होती उसको बोलते हैं निर्वात। तो इनके अंदर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गमन करती है तो ये अपने रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी देखो दो कंडीशन होती है, इसकी दो परिस्थितियाँ होती हैं प्रकाश के अपवर्तन की। पहली परिस्थिति कौन सी होती है? सबसे पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे इनकी परिस्थितियों के बारे में। यह आपका अपवर्तक पृष्ठ दे रखा है, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल उपस्थित होता है जैसे उसमें नॉर्मल उपस्थित होता है। परावर्तन में 90 डिग्री पे ही अभिलंब उपस्थित होता है, ठीक है। ये 0 0 बिंदु है। अब मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये यहाँ पे पहले दे रखा है कोई सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब जिसमें कण है वो पास पास होते हैं, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। और विरल माध्यम का मतलब जिसमें कण दूर दूर होते हैं, जैसे कि हवा। और सघन माध्यम मतलब जल, ये मान लो आप। तो ये तो सघन माध्यम है, यानी ऊपर तो जल दे रखा है, कोई भी सिल्ली रखी हुई है, नीचे है वो हवा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये है आपकी कोई प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है परावर्तक पृष्ठ पर। तो जैसे ये यहाँ पर आपतित होगी, आपतित होने के बाद में विरल माध्यम होता है तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको शो कर देना है कि अभिलंब से थोड़ा बाहर की तरफ हो गई। इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। वही है जैसे आपने परावर्तन में पढ़ा था, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको बोलेंगे, उसमें तो बोल रहे थे परावर्तित किरण, इसमें बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित
किरण। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये है पहली कंडीशन। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसको जगह पूरी मिल रही है तो ये दूर हटेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड नंबर कंडीशन हम देखते हैं इसकी। ये है फर्स्ट नंबर कंडीशन, फर्स्ट परिस्थिति है प्रकाश के अपवर्तन की। अब दूसरी इसकी परिस्थिति देखेंगे, डायग्राम सेम ही बनेगा, इसमें डायग्राम बना के ही आपको जवाब देने हैं। ये आपका अपवर्तक पृष्ठ, ये आपका अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाते हुए, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पहले आप लिखोगे ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। उसमें सघन माध्यम लिया था ऊपर, इसमें विरल माध्यम है और नीचे दे रखा है आपको सघन माध्यम। ठीक है, ये है आपका 0 पॉइंट और इसको बोलेंगे हम अभिलंब। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब जैसे ही ये इससे टकराएगी, टकराते दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, यानी इस तरफ मुड़ जाएगी। ये कोण आर है, ये कोण आई है। तो इसकी हम परिभाषा अगर लिखें, ये कौन सी रेखा है, अपवर्तित किरण। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, हमेशा आपको विज्ञान में रटना नहीं है, जो आप डायग्राम बनाओगे ना उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। बस कुछ भी रटना नहीं है, बस समझ के हर डेफिनेशन लिखनी है आपको। शब्द है, बस शब्द आपको विज्ञान के अनुसार काम में लेने हैं। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम, प्रकाश की किरण अपवर्तित होना, परावर्तित होना, तो शब्द सही काम में ले हो। बाकी आप जो डेफिनेशन परिभाषा बना रहे हो उसको जरूरी नहीं आप सेम वैसा का वैसा लिखो, डायग्राम के अनुसार अपनी परिभाषा बना के फिर आपको लिखनी है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया वैसे ही मैं परिभाषा लिखूंगी इसकी, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। वो तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसमें अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ये सघन माध्यम है तो इसके कण पास पास होंगे तो इसको दूर तक जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये किस तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये आपकी दूसरी नंबर कंडीशन पूरी हो गई। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, उसके बाद में दो परिस्थितियां होती है, एक तो सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, और दूसरा विरल से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है। जैसे हमने कोई ग्लास में पानी भरा, उसके अंदर प्रकाश की किरण डालेंगे
तो जैसे ही हमने स्केल डाला तो बाहर तो होता है विरल माध्यम और अंदर जो पानी के गिलास भरा हुआ है पानी का वो सघन माध्यम हो गया। तो जैसे ही प्रकाश की किरण उसके अंदर एंटर होगी वैसे ही जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो स्केल है वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है अंदर की तरह। ठीक वैसे ही कोई सिक्का हम पानी के गिलास में डालते हैं तो हमें सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी इसी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक ऐसे ही अगर आप देखो तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो एक्चुअल में सूरज है वो निकलता नहीं, उससे पहले ही सूर्योदय हो जाता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से उसका बिंब है वो 2 मिनट पहले ऊपर आ जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, वो भी किस वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही होता है। और आप इंद्रधनुष देखते हो, इंद्रधनुष का निर्माण भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। प्रकाश की किरण बारिश के दिनों में ही इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही बारिश की बूंदों में से होकर गुजरेगी तो यह 7 कलर में विक्षेपित हो जाती है और उन्हीं 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे आपने परावर्तन की परिभाषा पढ़ी थी उसके बाद में नेक्स्ट आपने पढ़ा था परावर्तन के नियम। ठीक वैसे ही अपने अगले टॉपिक का नाम है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, उसमें भी 2 नियम थे। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम ये था। और दूसरा कोण I बराबर कोण R। इसमें थोड़ा सा चेंज है, पहला नियम तो सेम ही होगा। आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा हम देखेंगे इसका दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या वह अपवर्तन कोण की ज्या, ये ध्यान रखना, आपतन कोण तो कौन सा होता है? बराबर कोण I और अपवर्तन कोण कौन सा होता है? कोण R। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है तथा यह अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है और ये स्थिरांक किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को शो किया जाता है म्यू से। ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, तो म्यू से शो किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो आपको दे रखा है आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या बराबर
स्थिरांक, ठीक है। और ये बराबर दे रखा है म्यू के या अपवर्तनांक के। ये किसके बराबर दे रखा है आपको? अपवर्तनांक। तो हम इसका फॉर्मूला लिखें तो म्यू बराबर हो जाएगा, आपतन कोण की ज्या होती है साइन आई। साइन को ज्या बोलते हैं अपन, कोस को कोज्या बोलते हैं गणित में। तो आपतन कोण की ज्या हो गई साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या हो गई साइन आर, बराबर किसके हो जाएगा? स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ तक आपका पूरा हो गया। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। हमारे टॉपिक के नेम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को शो किया जाता है म्यू से। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर प्रकाश का हवा या निर्वात में वेग बटे प्रकाश का या प्रकाश की किरण का माध्यम में वेग। ये इसका फॉर्मूला होता है प्रकाश की किरण का हवा या निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। आपको मान लो ये दे रखा है म्यू डब्ल्यू ए, ये दे रखा है आपको। तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू, देखो W पहले आ रहा है ना, तो जो पहले आता है उसको नीचे लोगे, जो बाद में आता है उसको ऊपर की तरफ आपको लेना है। तो आप ये लिखोगे प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग या जल में वेग, ठीक है। W मीन्स वाटर, वाटर पानी में, यानी जो पहले दे रखा है वो नीचे लिखोगे, जो बाद में आता है उसको ऊपर लिखोगे, ठीक। वैसे आपको दे रखा है 1 2 इस तरह से दे रखा है। तो पहले आ रहा है 1, ठीक है, या 2 1 लिख लो आप। तो 2 है उसको नीचे लेओगे और 1 को ऊपर लिखोगे। तो आप ऐसे लिखोगे प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं v1 बाई v2। तो म्यू 21 बराबर हो जाएगा v1 बाई v2। इसी के साथ ही अपवर्तनांक टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जो कलर है वो इंद्रधनुष है उसका निर्माण कैसे होता है, सूरज हमें लेट तक दिखाई देता है उसकी वजह क्या है, और भी बहुत सारे हैं। मतलब वो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है, उसके बारे में संपूर्ण अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इनको पढ़ोगे, नोट करोगे और डेली आपको इसको रिवाइज़ करना है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको चाहे आप 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन उसको डेली रिवाइज़ किया करो। जो पीछे के चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं उनको भी 15-20 मिनट है वो डेली आपको रिवाइज़ करना है, ताकि वो आपके माइंड में रहे और आप भूलो नहीं, ठीक है। और रेगुलरली पढ़ाई करनी है, बीच में गैप नहीं देना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।